तो हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का आर्यभट्ट 2.0 में वापस से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम यू ऑल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आज हम इसे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, कोबाल्ट ये उसका सिंबल है और निकेल ये उसका सिंबल है, इज द सेम। तो आपको पता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तो किस पे बेसिस था, एटॉमिक मास के ही बेसिस पे था। और अगर कोई दो एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर सेम मिल जाए तो ऐसे केस में बच्चा पार्टी उनके प्लेस के लिए हमें क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो उनके प्लेसेस के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि उसको रखे कहाँ, इसलिए कोबाल्ट और निकेल को ऐसा लग रहा था कि दो अलग अलग बॉक्स में रखे या एक ही बॉक्स में रखे। तो ये एम्बिग्यूटी यानी कंफ्यूजन हो रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उनका वो बनने के बाद उस समय पे उनको आइसोटोप्स के बारे में नॉलेज ही नहीं था, इसके बारे में मालूम ही नहीं था। आइसोटोप्स नाम की कोई चीज फ्यूचर में डिस्कवर होगी ये भी उन्हें नहीं पता था। तो जब इन फ्यूचर जब उसकी डिस्कवरी हुई तो उनके पीरियोडिक टेबल में उन्हें कहाँ रखा जाए, कौन सा प्लेस दिया जाए, क्योंकि उनका एटॉमिक मास तो अलग अलग था बट जो उनका केमिकल प्रॉपर्टी जो था वो क्या था, सेम था। उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मासेस होने की वजह से उन्हें सेम बॉक्स में रखे या ना रखे ये कंफ्यूजन आ रही थी, ये समझ में नहीं आ रहा था। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो ध्यान दो। The rise of atomic masses and was not uniform. It was not possible to predict how many elements could be discovered between the two heavy elements. तो कोई बहुत हैवी एलिमेंट्स होते थे और मान लो कि आपका जैसे अगर मैं 1 2 काउंट करूं, 1 2 3 4 5 फिर मैं लिखूं 7, तो आपको पता है 1 और 3 के बीच में 2 आता है, तो आप नॉर्मली वहां पे 2 रख दोगे। और आपको पता है 5 और 7 के बीच में 6 आता है तो आप उसके बीच में 6 रख दोगे। लेकिन अगर कोई दो एलिमेंट है और एक का एटॉमिक मास मान लो आप 7 है और दूसरे का मान लो कि 9 है, अब इसके बीच में भी अगर कोई एटॉमिक मास वाला एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, इसमें भी कंफ्यूजन था क्योंकि एटॉमिक मास यूनिफॉर्म नहीं थे। अगर किसी का 23 है तो उसके आगे वाले का 26 था, 27 था, ऐसे करके तो ऐसे कंफ्यूजन होता था कि इनके बीच में और कितने सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, उनका एटॉमिक मास क्या हो सकता है, ये सारी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। तो इन सारे चीजों में भी ये भी एक तरीके से डिमेरिट हो गया है ना। तो प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में और कितने सारे एलिमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। इस बात को बच्चा पार्टी आप क्या करना, ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो सिमिलैरिटी विथ हाइड्रोजन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी ये हैलोजन है। क्या है बोलो, हैलोजन। तो बच्चा पार्टी आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। कहते हैं यहाँ पे हैलोजन, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन ग्रुप्स है। ये क्या है, सभी हैलोजन ग्रुप्स है। तो जो हाइड्रोजन था उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो हैलोजन ग्रुप से मिल रही थी। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि जो सिमिलैरिटी था इसका हैलोजन से, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखोगे तो हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक है, कभी भी सिंगल नहीं रहता। वो अपना हमेशा डुप्लेट बनाना चाहता है, तो एक दूसरे हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो H2 बना लेता है। वैसे ही वो क्लोरीन जो होता है एक और क्लोरीन के साथ मिल करके अपना, क्लोरीन जो है दूसरे क्लोरीन के साथ अपना बॉन्डिंग बना करके Cl2 बनाता है। फ्लोरीन है दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना के F2 बनाता है। तो जैसे H2 Cl2 F2, आपने देखा कि इनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो कैसे सेम है। तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन का जो कुछ प्रॉपर्टी है वो सिमिलैरिटी दिखाती है किसके साथ, हैलोजन्स के साथ, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स, ये सारे हैलोजन ग्रुप हो गए। तो इनके साथ इसकी मतलब ग्रुप नंबर 7 के साथ जो पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप नंबर 7 जो है वो हैलोजन्स के लिए। तो हैलोजन्स के साथ हाइड्रोजन की क्या दिखाई दे रही थी, प्रॉपर्टी। इस बात को आप ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखो क्या होता है। एंड सिमिलैरिटी विथ अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1, और उसकी सिमिलैरिटी ग्रुप नंबर 1 से भी हो रही थी। अब ये तो भैया हाइड्रोजन को सब बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं भाई, दो चीजें से तो दो अलग अलग ग्रुप में कैसे रख सकते हैं, एक ही चीजें दो अलग अलग जगह कैसे जा सकती है। तो ये भी प्रॉब्लम था तो हाइड्रोजन के प्लेस को लेकर के, क्योंकि उसके पास अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी थी, अल्कली मेटल से केमिकल प्रॉपर्टी उसकी मिलती थी जो कि ग्रुप नंबर 1 में है। जैसे हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, इनके साथ उसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, मिलती थी। किसकी बच्चों, हाइड्रोजन की। तो अब हम बात करेंगे आगे
ध्यान देना, जैसे कंपाउंड फॉर्म विथ क्लोरीन और उसके अलावा कंपाउंड फॉर्म विथ, आप देखोगे क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बना है उसका मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आप लोगों को ये टेबल दिखाऊंगा जरा। और एक और प्रॉपर्टी थी, देखो ध्यान दो आगे, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड, इट कैन नॉट बी डिसाइड, तो इसलिए डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि उसको कौन से ग्रुप में रखे, दो अलग अलग ग्रुप में हम उसको कैसे रख सकते, ग्रुप नंबर फर्स्ट में रखे कि ग्रुप नंबर 7 में रखे, हमारे लिए बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन था, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी इस बात को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे कंपाउंड ऑफ सोडियम, सोडियम पोटेशियम ये सभी ग्रुप नंबर फर्स्ट में आते हैं और उनको अल्कली मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो अभी देखिए, जैसे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रहा था, तो एक सोडियम भी एक ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रहा है। दो हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वैसे दो सोडियम के लिए एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दो हाइड्रोजन मिलके एक सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ भी दो सोडियम मिलके एक सल्फर के साथ रिएक्शन करता है। तो आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ, दो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, दो हाइड्रोजन है सल्फर के साथ, वैसे एक सोडियम है। तो मतलब ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मिल रही थी? सोडियम से। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सोडियम से, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सोडियम से। तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट से इसकी प्रॉपर्टी मिल रही थी, तो लोगों ने कहा कि नहीं, सबको तो ग्रुप नंबर 1 में होना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब जरा देख लो, देखो हाइड्रोजन जो होता है वो डायटोमिक होता है, क्लोरीन भी क्या होता है? डायटोमिक होता है, मतलब H2 तो ये Cl2। अच्छा, अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन आप अल्कली मेटल्स के साथ कराओगे, कंपाउंड विथ मेटल, मेटल के साथ कैसा है? एक हाइड्रोजन एक मेटल के साथ, तो एक क्लोरीन एक ही मेटल के साथ, एक ही सोडियम के साथ, तो मेटल के साथ भी ये कंपाउंड सेम बनाते हैं। उसके अलावा जैसे ध्यान देना आप, जैसे एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के लगता है, तो इसे 4 क्लोरीन एक कार्बन के लगता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के साथ इसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? मिल रही है। तो भैया इसको ग्रुप नंबर 1 में रखे कि ग्रुप नंबर 7 में रखे, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था इस बात को लेकर के। और फिर अब आगे चलते, आगे देखो क्या है, यूज योर ब्रेन पावर में आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे गए, वहां पे 2 क्वेश्चन दिया गया है और उसमें कहा गया है कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड, मतलब कुछ नाम दिए गए हैं और आपको बताना है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसे कैल्शियम है बच्चों, तो कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो आप लोगों को वहां पर ऐसा लिखा होगा कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ, मतलब इनका फॉर्मूला किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। देखो इसका भी ऑक्सीजन के साथ मैंने बनाया है, इसका भी ऑक्सीजन के साथ बनाया है, इसका भी ऑक्सीजन के साथ बनाया, इसका भी ऑक्सीजन के साथ बनाया, इसका भी ऑक्सीजन के साथ बनाया है, मतलब सभी का ऑक्सीजन के साथ कैसा बनता है वो हमें लिखना था। ठीक है, तो आप देखिए, अगर कैल्शियम आप देखोगे तो ग्रुप नंबर 2 में आता है और ग्रुप नंबर 2 में आपको ऐसे लिखा होगा, RO दिया होगा, तो R के जगह पे हम लोग कैल्शियम रखते हैं। क्या रखते हैं? कैल्शियम। तो जैसे ग्रुप नंबर 2 में जो भी एलिमेंट होगा, R के प्लेस पे वहां पे क्या रख देना है? कैल्शियम। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम यहाँ डालेंगे और यहाँ रहेगा ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसलिए हो गया ये कैल्शियम ऑक्साइड। अब जैसे पहले से बात करते, पहला सोडियम दिया था, तो सोडियम आता है ग्रुप नंबर 1 में, तो वहां पर आपको दिया होगा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप, अगर आप चेक करोगे तो उसमें ऐसे दिया होगा R2O। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो भी रहेगा वो 2 रहना चाहिए। जैसे सोडियम है तो सोडियम 2 रहना चाहिए और एक ऑक्सीजन, मतलब 2 सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? बॉन्डिंग बनाता है। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। और उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो हर एलिमेंट 2-2 होंगे और ऑक्सीजन केवल एक ही होगा। इस बात को आप समझिए। तो Na2O। सेकेंड सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 में आता है, तो ग्रुप नंबर 4 में जो भी एलिमेंट रहेगा, जैसे एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उस ग्रुप में जितने भी रहेंगे, जो भी एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट कितने ऑक्सीजन के साथ मतलब बॉन्डिंग करेगा? 2 ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। फिर हम लोग थर्ड में कैल्शियम है, एक कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, एक कैल्शियम को एक ही ऑक्सीजन लगता है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये हम लोग लिख रहे हैं। कार्बन है तो कार्बन ग्रुप नंबर 4 में है, एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रुबिडियम ग्रुप नंबर 1 में है, तो आपने देखा था, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये ग्रुप नंबर 1 में है, ठीक है, तो Rb2O। वैसे ही आपने देखा था सोडियम में ग्रुप नंबर 1 में है तो Na2O। तो फर्स्ट ग्रुप में सोडियम है तो सोडियम 2 ऑक्सीजन के साथ, दो सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ। वैसे ही ये भी ग्रुप नंबर 1 में है तो 2 रुबिडियम एक ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने इनका नाम भी लिख दिया है, रुबिडियम
अब वैसे ही फॉस्फोरस हमारे ग्रुप नंबर 5th में आता है, तो 5th में आने वाला जो भी एलिमेंट होगा तो उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने ग्रुप के ऊपर लिखा होगा ऐसा R4O10 आपको लिख करके दिखाई दे रहा होगा। तो जो भी एलिमेंट रहेगा P4O मतलब O10 10 ऑक्सीजन 4 फॉस्फोरस लगेगा हमारे पास। और वैसे बेरियम ग्रुप नंबर 2nd में आता है। जैसे कैल्शियम देखिए ग्रुप नंबर 2nd में आ रहा था, कहाँ गया कैल्शियम, देखिए ग्रुप नंबर 2nd में, तो आपने देखा एक ही ऑक्सीजन लगा। तो वैसे यहाँ पर बेरियम भी ग्रुप नंबर 2nd में आ रहा है, तो केवल एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा। वैसे क्लोरीन है ग्रुप नंबर 7th में आता है, तो फिर ये बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, Cl2O बना सकता है, ClO2 बना सकता है, Cl2O7 बना सकता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो होता है Cl2O होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद टिन जो है वो ग्रुप नंबर 4th में आता है, तो एक टिन 2 ऑक्सीजन के साथ। अभी ग्रुप नंबर 4th वाला देखो हमारे पास यहाँ है, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ, तो वैसे ही एक टिन 2 ऑक्सीजन के साथ। अब मेरे ख्याल से आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। उसी के नीचे एक और क्वेश्चन लिखा है कि ये सारे जो कंपाउंड है, ये जो एलिमेंट्स है उनका हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, ऑक्सीजन के साथ तो आपने देख लिया, तो ऑक्सीजन के साथ जो बनता है उन्हें हम हाइड्राइड्स कहते हैं, और ऑक्सीजन के साथ जो बनता है उसे हम ऑक्साइड कहते हैं, और जो हाइड्रोजन के साथ बनता है उसे हम हाइड्राइड कहते हैं। तो हाइड्राइड का फॉर्मूला देखिए, कार्बन का बनेगा, आपने देखा होगा कार्बन जिस ग्रुप में है वहां पर ऐसे लिखा होगा, R लिखा होगा और H4 लिखा होगा। तो एक R के जगह पे एक कार्बन लेना है और हाइड्रोजन कितना लेना है, 4, तो ये बन गया मीथेन। क्या बन गया, मीथेन। तो CH4 बन गया, सल्फर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन है हमारे पास, तो HBr हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, आर्सेनिक AsH3 आर्सेनिक है हमारा ये, और उसके बाद फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, ऑक्सीजन है तो ये H2O वाटर बनाएगा 2 हाइड्रोजन के साथ, एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन लगता है और अमोनिया बनाता है, और एक क्लोरीन को 1 हाइड्रोजन लगता है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो इस प्रकार से आपने इनके हाइड्राइड्स देख लिए और यहाँ पर हमने आपको ऑक्साइड्स दिखा दिया। आप प्रॉपर इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। मेरे ख्याल से मैंने डीमेरिट बताने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, और कुछ जो एग्जाम्पल्स थे यूज योर ब्रेन पावर के, उसके मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को लेकर के आऊंगा और आपसे बहुत ही मजा होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का अब नया अध्याय शुरू हो रहा है। धन्यवाद। तब तक।